जनाब एशिया कप के बाद अगली सीरीज की तैयारियां जो है वो जो उरूज पर हैं और टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए, एक तवील मुलाकात हुई शान मसूद साहब की जो कि कप्तान रेड बॉल क्रिकेट के, मोहसिन नकवी, आकिब जावेद और इन सारे सीनियर्स के साथ, और कहा गया कि जनाब आप ही लीड करेंगे टेस्ट साइड को, रेड बॉल क्रिकेट को, और आप में हमें पूरा एतमाद है कि जनाब आप अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो बहरहाल आज फॉर साउथ अफ्रीका टेस्ट 2 टेस्ट हैं। 12 से पहले टेस्ट का आगाज हो रहा है लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, 12 से 16 तक ये टेस्ट खेला जाएगा, उसके बाद पिंडी का रुख कर लिया जाएगा। अच्छा, अब 18 रुकनी स्क्वाड का जो अनाउंस किया गया नाम, उसमें बता दूं कि शान मसूद कप्तान है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, आसिफ आफरीदी ये डेब्यू करने जा रहे हैं टेस्ट के लिए। आसिफ आफरीदी जो कि इस एज में यूजुअली लोग रिटायर होते हैं, लेकिन आसिफ आफरीदी साहब जो हैं वो डेब्यू करने जा रहे हैं। बहरहाल कुछ हिकमत होगी इसके पीछे, कुछ सोचा होगा डेफिनेटली। बाबर आजम की जनाब वापसी हो रही है। बाबर आजम का नाम जो यहाँ देखकर बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत से लोग उदास होंगे, बहुत से सवालिया निशान उठाए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी फैसल अकरम का डेब्यू होने जा रहा है। ये स्पिनर जो है ये एक अच्छी चीज़ है। हसन अली हैं, इमामुल हक वापस आ रहे हैं। जनाब बहुत कहा गया कि जनाब इंटेंट इमाम इंटेंट नहीं दिखाते, फिर उन्होंने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया, अच्छा खासा परफॉर्म किया और अब उस 18 रुकनी स्क्वाड में इमामुल हक जगह बनाने में कामयाब हो गए। लेट्स सी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं या नहीं होते। उसके बाद कामरान गुलाम, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद रिजवान की भी वापसी हो गई है, विकेट कीपर बैटर जो है। नुमान अली हैं, रोहेल नज़ीर विकेट कीपर बैटर, ये सेकंड विकेट कीपर रोहेल नज़ीर, इनको भी शामिल कर लिया गया, इनका भी डेब्यू होने जा रहा है अगर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो। उसके बाद जनाब साजिद खान है, सलमान अली आ गए हैं, सऊद शकील हैं और शाहीन शाह आफरीदी हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मुझे कुछ ऐसे नाम हैं जो नज़र नहीं आ रहे और उनका नज़र आना ज़रूरी था, क्योंकि उनको रेस्ट इसलिए दिया गया था कि आप जनाब लंबी क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक खेलें, 4 डे क्रिकेट खेलें, मेहनत करके वापस कम बैक आप कर सकते हैं। इस पर बात करनी। इसके अलावा जनाब वही ट्रॉफी वाला मामला, BCCI ने यह मामला जो है वो दोबारा से उठा दिया है, ICC में उठा दिया, ACC में उठा दिया कि जनाब ट्रॉफी दिए बगैर ही हमें घर भेज दिया गया है, तो गलती आपकी अपनी थी सर। बहरहाल इस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा दीगर जो खबरें हैं क्रिकेट से रिलेटेड, वुमेन क्रिकेट का आगाज़ हो रहा है, उसमें पाकिस्तान जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। श्रीलंका और इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। अब बिकॉज पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया था कि वो जो है इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, 18 रुकनी स्क्वाड ये कर दिया गया है, शान मसूद उसकी कप्तानी कर रहे हैं। अब इसमें 3-4 कप्तान हैं, इसमें सलमान अली आगा भी कप्तान है, इसमें मोहम्मद रिजवान भी कप्तान है, इसमें बाबर आजम भी कप्तान है, इसमें आपको मजे की बात बताऊं शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान है। तो इतने सारे कप्तान हैं तो ये वाइट वॉश तो होना जरूरी है, क्योंकि ये जब इतने बड़े माइंड जो हैं वो आपस में मिल जुड़ेंगे और ये डिसीजन लेंगे, डिसीजन पावर तगड़ी होगी, तो मेरा ख्याल परफॉर्मेंस भी अच्छी आएंगी। तो सबसे पहले इन 18 रुकनी में कौन सा नाम आप ऐसा कह रहे हैं मिस है जिसको होना चाहिए था, उसके साथ ज्यादती हुई है? देखिए, सबसे पहले जो कप्तानों वाली आपने बात की है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप रिवायत देखें तो वो तो यही रही है कि इसमें 6-6, 7-7 कप्तान भी इकट्ठे खेलते हुए नजर आए हैं। यानी एक ज़माने में राशिद लतीफ़, सईद अनवर, आमिर सुहेल, और फिर इनके बाद जो है वो इंजमामुल हक आगे इन कप्तान बने, मोइन खान उस टीम का हिस्सा थे। तो आधी टीम तो कप्तानों की उस ज़माने भी होती है। उसके बाद शुएब मलिक जब पाकिस्तान की टीम कप्तानी से फारिग हुए तो फिर शाहिद आफरीदी कप्तान बने, मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, शुएब मलिक हैं, ये सारे एक ही टाइम पर लड़के जो है वो साथ खेलते रहे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि रिजल्ट डिफरेंट होता था या नहीं? देखिए, ये तो आप फैसला करेंगे। 90s के प्लेयर्स की लेगेसी ज़्यादा बेहतर थी, आपके प्लेयर्स की लेगेसी ज़्यादा बेहतर है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उस नहज के ऊपर आ गई है कि हम UAE और अफगानिस्तान जैसी टीमों से ट्राई नेशन सीरीज ही जीतते हैं, और जब एशिया कप आता है तो फिर हम उसमें जाहिर है कि भारत की टीम ने आपको पढ़ने डाल दिया था एक दफ़ा। लेकिन चलिए, ये तो एस्टेब्लिश होगा ना कि एशिया के नंबर 2 टीम तो नंबर 2 टीम तो हम ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस जो स्क्वाड की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो याद रखें कि अभी उन्हें 18 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है, और इस स्क्वाड को ट्रिम डाउन कर दिया जाएगा, इसे कट डाउन कर दिया जाएगा। पहले टेस्ट मैच से कबल 15 का स्क्वाड जो है ये हो जाएगा। इसमें 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको निकाल दिया जाएगा। ये 18 का स्क्वाड इसलिए अनाउंस किया गया है कि 8 अक्टूबर तक जो है वो ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। उस ट्रेनिंग कैंप के बाद इसको जो है वो 15 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वो 15 जो है वो हतमी स्क्वाड होगा जो 2 टेस्ट मैच खेलता हुआ हमें नजर आएगा। इसमें अगर हम स्क्वाड के ऊपर देखें तो जो आउटलुक इसकी दिखाई दे रही है उसके मुताबिक तो हमें यही लग रहा है कि यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाएगी जो माजी में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इस्तेमाल की गई, कि पाकिस्तान यहाँ पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जब दौरा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो स्पिन डोमिनेट विकेटें बनाएगा और उसके और अपना जो अब ये बात जो है वो 2 लोगों को देख के करें, चले 3 कर लो। अगर आसिफ आता है उन 15 में, तो साजिद और नुमान के अलावा तो और ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा जिसकी बेस पे आप कह सकें कि अगेन हम उस पे जाएंगे कि जनाब ऐसे 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 और मैच आपका। देखें, आपने यहाँ पर साजिद और नुमान खत अबरार को भी टीम का हिस्सा बनाया, और साथ आप एक यंग फैसल अकरम को डेब्यू करवाने जा रहे हैं।
तो जाहिर है कि जब आप किसी यंग लड़के को डेब्यू करवाने जाते हैं तो फिर उसको उस तरह कंडीशन में डेब्यू करवाते हैं, मतलब होना तो यही चाहिए। हम तो खैर कहीं भी डेब्यू करवा देते हैं। हमने जफर गोहर को क्राइस्टचर्च में डेब्यू करवा दिया था, उस बेचारे को वहाँ पे कोई स्पिन नहीं मिला था, उसके बाद एक टेस्ट हमने उसको खिलाया और उसके बाद वो दोबारा टीम में कभी नजर नहीं आया। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पूरा एशिया कप गुजार दिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने सुफियान मुकीम को खिलाना गवारा नहीं किया, क्योंकि शायद मुस्तकबिल में शादाब खान ने टीम में वापस आना, तो ये ना हो कि सुफियान मुकीम को ऐसी परफॉर्मेंस दे जाए कि उनको टीम में लाना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो हम तो कहीं भी डेब्यू करवा दें, लेकिन होना ये चाहिए कि इस तरह के प्लेयर जो भी 22 साल का है फैसल अकरम, उसका अभी सिर्फ जो है वो T20 ODI का डेब्यू पाकिस्तान के लिए हुआ है, जिसमें 3 मैच उन्होंने खेले थे, 5 आउट किए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने। उसके बाद से वो भी टीम के करीब हमें नजर नहीं आए। तो होना तो ये चाहिए कि इस तरह की कंडीशन में उनको डेब्यू करवाया जाए जहां पर उन्हें थोड़ी सी हेल्प भी मिले, ताकि उनका जो मोराल है वो भी अप हो, उनका स्किल भी टेस्ट हो कि जहां पर उनको हेल्प मिल रही है क्या वहां पर भी वो अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये तो एक वक्त के साथ साथ डेवलप होने वाला स्किल है ना, कि जहां पर आपको हेल्प ना मिल रही हो वहां पर भी आपको अच्छी बॉलिंग करनी है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जो कि अभी इन लड़कों में नहीं है, क्योंकि फैसल अकरम ज़ाहिर है नॉट फर्स्ट क्लास मैच अभी खेले हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप इस टीम के आउटलुक को देखते हैं तो आपको यही लगता है कि ये 4-5 नाम साथ लेके जाने का मकसद तो ये है कि आप स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर ही रिलाय करेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है जब आपकी फास्ट बॉलिंग का जो अटैक है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है हमेशा से, और पाकिस्तान जो है वो इस के मुताबिक मैचेस जीतता भी आ रहा है। और ये वाली स्टेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये नया साइकिल शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2025 से 27 तक का, और इसमें अगर पाकिस्तान ये 2 होम टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब हो जाता है तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट, जो कि आपको पता है कि डिफाई चैंपियन भी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। बिल्कुल, अभी उन्होंने लॉर्ड्स में जो है फतह हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा आगाज़ हो सकता है, गो के मुखालिफ टीम जो है वो कोई आसान टीम नहीं है, तगड़ी टीम है, लेकिन यहाँ पर आपकी होम एडवांटेज आपको हासिल है। आपने लावलपिंडी और लाहौर के अंदर टेस्ट मैच खेलने हैं, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की पिचें बना के यकीनन इस टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हमने टेस्ट मैच खेला था आखिरी, उसमें आपको याद होगा कि स्पिन हमने ट्रैक बना तो लिए थे, लेकिन हमारे अपने बैट्समैन भी जो है वो स्पिन खेलते हुए स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, और वेस्ट इंडीज 2 मैचेस की सीरीज यहाँ से 1-1 से बराबर करके गई थी। और ये वेस्ट इंडीज की वो सीरीज है जो अब नेपाल से आकर T20 की सीरीज जो है वो हार जाती है, उनके क्रिकेट लेवल भी यहाँ तक आ गया है। तो अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह की भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं उसके अगेंस्ट हम स्किल सेट पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं अभी तक। अगर आपको स्पिन विकेटें बनानी है तो आपको स्पिन खेलने के लिए वाले प्लेयर्स भी चाहिए, और अभी एशिया कप में हमें नजर आया कुलदीप यादव एक ही ओवर में आके 3 खिलाड़ी आउट कर गए। आपको एशिया कप में मुस्तकिल ये नजर आया कि आपके प्लेयर से जो है वो जब बॉल निकल रहा है, रिलीज हो रहा है हाथ से, तो वो रीड नहीं हो पा रहा है कि ये किस किस्म का बॉल आपके पास आने वाला है। तो ये वो बुनियादी खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, और ये जो कैंप लगाया जा रहा है इसमें हो सकता है कि इसके ऊपर काम हो जाए। अच्छा, स्पिन को खेलने वाले आपने कहा कि तगड़े चाहिए, तो फिर बाबर आजम को किस तरह से क्या सोच कर डालिया गया? खैर, इससे हटके इमामुल्लाह की बात करें। देखिए, बाबर आजम के साथ ये जो चीज अटैच हो गई है ना कि वो स्पिन को नहीं खेल सकते हैं। बाबर आजम माजी में स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर परफॉर्म करते भी रही हैं। पाकिस्तान ने जो श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज जीती थी 2-0 से, उसमें बाबर आजम ने परफॉर्म किया था। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो गए जब बाबर आजम ने आखिरी विकेट पे पार्टनरशिप लगाई थी, तो वहां और उनके साथ जो प्रभात जसूरिया थे वो लंबे लंबे स्पेल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम के साथ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। जाहिर है उनकी जो परसेंटेज है बॉल खेलने की वो स्पिन खेलने की ज्यादा है टेस्ट मैचेस के अंदर, तो इसलिए वो स्पिनर ज्यादा आउट होते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये समटाइम मेंटली होती है, और हो सकता है कि ये जो ब्रेक लेकर बाबर आजम आए हैं इसके बाद हमें बाबर आजम ज्यादा बेटर शेप में नजर आए, और हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि बाबर आजम यहां पर आकर रन करेंगे। बाबर का रन करना पाकिस्तान के लिए जरूरी है, किसी के साथ एजेंडा के लिए जरूरी नहीं है। बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, ओपनिंग स्लॉट में अगर इमामुल हक कामयाब होते हैं प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाने में, तो यूजुअली क्या होता था? इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग स्लॉट में आते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आखिरी सीरीज हुई थी उसमें इमामुल हक को ड्रॉप किया गया था पाकिस्तान की टीम से, उस फॉर्मेट से जिसको खेलने के वो माहिर हैं, और उन्हें जो है ड्रॉप किया गया था ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी उसकी बुनियाद पे। हालांकि वहां भी उन्हें 1-50 कर दिया था। तो इमामुल हक को बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ड्रॉप किया गया उनके इस की वजह से कि उनका इंटेंट जो है वो नजर नहीं आता है। तो उसके बाद की जितनी भी सीरीज हुई हैं उनमें अपने प्लेयर्स के इंटेंट निकाल के आप देख लें। अब इमाम एक ऐसी केस स्टडी है हमारे सामने कि जिसने साहबजादा फरहान परफॉर्म करके उसने जगह बनाई अपनी T20 के अंदर। गो के पाकिस्तान जब बांग्लादेश गया था तो वहां पर साहबजादा फरहान को नहीं खिलाया गया था, हालांकि वो परफॉर्म करके आ रहे थे PSL के अंदर, और जब वहां पर भी हम 2 मैच हार गए, हम सीरीज हार गए, तब हमें याद आया कि साहबजादा भी हमारी टीम का हिस्सा है, तो उसने फिर आगे तीसरे मैच में 50 कर दिया था, जिसके बाद आपको टीम में रखना मजबूर। लेकिन वेस्ट इंडीज में भी साहबजादा फरहान दोबारा पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे, और उनको दोबारा मैच खेलने के बाद टीम का हिस्सा बनाना पड़ा था।
तो इमामुल हक जो है वो भी इस तरह की एक केस स्टडी है कि जो अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, ये वहाँ पर खेल रहे थे, काउंटी खेल रहे थे इंग्लैंड में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस आएँ यहाँ पर, काउंटी से वापस बुला के इन्हें ग्रेड 2 का टूर्नामेंट खिलाया गया और ग्रेड 2 के टूर्नामेंट में भी दोबारा इन्होंने आगे 300 रन की बारियां ली, तो उसके बाद अब ये पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तो हमने जिनको टीम में रखना होता है उनको हम 28-28, 30-30 चांस देते हैं बगैर परफॉर्म किए, और जिनको हमने नहीं रखना होता उनको फिर हमने इस तरह के परफॉर्मेंस के बावजूद अब तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे डाली इमामुल हक ने कि उनको टीम में रखना टीम मैनेजमेंट की मजबूरी बन गया। अब जाहिर है कि इमाम को टीम में रखा है तो इमाम, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, ये सारे ओपनिंग करते हैं, तो अब इनमें से किसी न किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा और यही लगता है कि शान मसूद जो है वो अपनी पोजीशन को रीएडजस्ट करेंगे अब्दुल्ला शफीक और इमाम के लिए। बिल्कुल ठीक।